टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, डिफरेंस है दोनों के बीच में, लिख सकते हैं अपन, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक की टेस्टिंग अपने को पढ़नी है, और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था जब ये चैप्टर हमारा चल रहा था कि ब्रिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा बनने वाला है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ध्यान रहे अभी के लिए केवल मैं आपको यहां पर टेस्ट बताऊंगा। अब क्या लिमिट होनी चाहिए, क्या लिमिट नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में कोई भी आइडिया मैं आपको दूंगा नहीं। ये लिमिट आपने पढ़ी होंगी 20%, 22% और 24% वाली, ऐसी कोई भी लिमिट मैं आपको बताऊंगा नहीं। किसके लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए। घबराओ मत, सबसे पहले कौन सा लिखा हुआ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। वाटर कंटेंट टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है किसके लिए, ब्रिक के लिए। उसके बाद अपने को सारे करने होते हैं। अब चूंकि हेडिंग अपने पास सबसे पहले किसकी निकल कर आ गई है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की, तो इसको समझ लेते हैं अपन। अब देखो यार, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में एक लंबा चौड़ा डिस्कशन मैंने आपसे किया था सीमेंट चैप्टर में, है कि नहीं। अब उतना लंबा चौड़ा डिस्कशन यहां पर तो नहीं करेंगे अपन, कि करना पड़े। बताइए, स्ट्रेंथ किसे कहते हैं आपको पता है, हार्डनेस किसे कहते हैं ये भी आपको पता है, टफनेस किसे कहते हैं ये भी आपको पता है। एक छोटा सा आइडिया दे दो आप लोग, इससे मेरे को पता लग जाए घर जाके पढ़ने के नहीं पढ़ते। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल लोड के लिए जो रेजिस्टेंस निकाल कर देता है मटेरियल, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक तो कंप्रेसिव और दूसरी जैसी लोडिंग के अंदर आप टेस्ट कर रहे हो उस लोडिंग के बिहाफ पर हम क्या नाम देते हैं, वो वाला स्ट्रेंथ टेस्ट चल रहा होगा। अगर लोडिंग हमारी कंप्रेसिव है तो कौन सा टेस्ट हो गया, अगर टेंसाइल लोडिंग है तो कौन सा हो गया। क्या ब्रिक के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाएगा, कारण क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, और दुनिया में जितने भी ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनके पास अपनी कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मेरे को यहां पर करना है, याद रखिएगा 6 रैंडम ब्रिक्स आपको सेलेक्ट करनी है इस टेस्टिंग के लिए। जो ब्रिक का पूरा लॉट होता है ना, लॉट का मतलब क्या होता है, जब आप लोग घर बनवाते हो या कहीं भी आप गए होंगे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, जब ब्रिक्स को वो ट्रक लेकर आता है तो ट्रक वाले क्या करते हैं, उन ब्रिक्स को क्या करते हैं, एक ढेर के अंदर लगा देते हैं। उस ढेर को क्या कहा जाता है, लॉट ऑफ ब्रिक्स। उसके अंदर से आपको 6 सैंपल लेने हैं रैंडमली, 6 ईंटें बाहर निकालनी है, और उन 6 ईंटों को एक एक करके कंप्रेशन टेस्ट मशीन, दैट इज योर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। किसके अंदर टेस्ट करना है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर टेस्ट करना है एक एक करके। कितनी ईंटें, तो कितनी बार टेस्ट करना पड़ेगा, लास्ट में क्या करोगे आप, उसका एवरेज ले लोगे। यानी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप बताते हो वो एक एवरेज स्ट्रेंथ होती है, किसके लिए, ब्रिक के लिए। अब सवाल ये आता है कि एग्जैक्ट क्यों नहीं निकाली, एवरेज क्यों निकाली है। भाई देखो, जो ब्रिक है, ब्रिक उसको जो हम बना रहे हैं ब्रिक को, तो हो सकता है इतनी सारी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, शुरुआत कहां से करते हैं, मोल्डिंग से, और एंड कहां पर होता है, बर्निंग तक। इतनी सारी प्रोसेस है तो कहीं ना कहीं हो सकता है हम चूक कर दें। शुरुआत की 50 ईंटें अच्छी बन गई, लेकिन बीच की 20 ईंटें कैसी बनी है, डिफेक्टिव बनी है। तो खुद बताओ, क्या ब्रिक की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म मिलेगी क्या आपको हर जगह, कहीं ना कहीं तो डिफेक्ट निकल कर आएगा। इसलिए हमेशा क्या बताई जाती है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एग्जैक्ट कभी नहीं बता पाएंगे अपन, दुनिया में एग्जैक्ट जैसा कुछ होता भी नहीं है। हमेशा चीजों के साथ टॉलरेंस लिमिट आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि सीमेंट बैग के साथ भी टॉलरेंस लिमिट दी गई थी, कितने की दी गई है, 200 ग्राम की दी गई है। जो एनुलर कॉलर होता है उसके डायामीटर में भी टॉलरेंस लिमिट दी गई है, कितनी दी गई है, 0.5 mm दी गई है। दुनिया में जितना भी डेटा आप पढ़ोगे सबके अंदर क्या देखने को मिलती है, टॉलरेंस लिमिट। जैसे कि आप आरसीसी के अंदर भी पढ़ते हो कि जो क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है उसके रिजल्ट प्लस माइनस 15% के साथ क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते। तो एग्जैक्ट जैसा कुछ होता नहीं है दुनिया में, ये एक आइडियल कंसेप्ट है। ये क्या है, एक आइडियल कंसेप्ट है जो हमारे दिमागों के अंदर होता है, किताब कॉपियों के अंदर होता है, रियल प्रैक्टिस में नहीं आएगा ये कभी। तो 6 ईंटें मैंने सेलेक्ट करी हैं और 6 की 6 ईंटों को मैं टेस्ट करूंगा एक एक करके। अब टेस्टिंग करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले इन ईंटों को 24 घंटे के लिए आपको पानी में रखना है। किसके अंदर रखना है, पानी में रखना है। तो सवाल यह आता है कि ईंटों को पानी के अंदर क्यों रखना है, ईंटों को पानी के अंदर क्यों रखना है, बताइए। बहुत काम की बात है और फील्ड पर काम आएगी आपके, पता चल जाएगा क्या, हाँ समझ नहीं पाया कोई क्या बोल रहा है, पता क्या लग जाएगा अपने को, ये जो आपस में चर्चा कर रहे हो ना आप धीमी धीमी आवाज में, ये बता रही है कि किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है, लप्पा मार रहे हैं सारे।
जो फिट बैठ जाएगा, वरना एग्जैक्ट किसी को पता होगा बुलंद आवाज में बोलेगा वो। क्वेश्चन बोलो दोबारा से, वाह वाह। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करने से पहले इन ईंटों को पानी के अंदर डुबो के क्यों रखा जाता है, क्या कारण है बताइए। और मैं कहता हूं सबने देखा है ये, बस दिमाग पर गौर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि किसी के दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है, किसी के दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है, सेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा है माइंड। हवा आती है, आवाज आती है ब्रिक में से, ब्रिक में से आवाज निकलवा के क्या करोगे आप? वो तो टेस्ट ही अलग हो गया हमारा, साउंडनेस का टेस्ट है वो तो टेस्ट ही अलग हो गया हमारा। मुझे बताओ, मुझे बताओ, सवाल मैंने पूछा है। मैं कहता हूं सबने देखा ये फील्ड के अंदर होते हुए, सबने, पर दिमाग नहीं जा पा रहा वहां तक। पीछे हाँ हाँ कह रहे थे, हाँ बिल्कुल सही बात है, देखा है फील्ड में। अब बताओ जरा, बताओ बताओ, एक मिनट, क्या? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड गुड, तुम्हारा इनाम। बहुत बढ़िया, पहली बार में सटीक आंसर दिया है लड़के ने। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, होशियार हो, रुक जाओ। देखो दो चीजें साइमल्टेनियसली, जब रियल प्रैक्टिस में आपको ब्रिक मैसनरी करनी होती है, जब रियल प्रैक्टिस में ब्रिक मैसनरी मेरे को करनी होती है, तो ईंटों को गीला करते कि नहीं करते? आगे समझ लो, अब भी नहीं मानेंगे। अरे भैया, आपके टेस्ट के रिजल्ट फील्ड की कंडीशन को रिसंबल कर ले, इसलिए हम टेस्टिंग में इनको क्या करते हैं, 24 घंटे के लिए पानी में डुबोते हैं। ये स्टैंडर्ड है, 24 घंटे के लिए पानी में डुबो के रखना है। अदरवाइज ये हमको भी पता है कि फील्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, केवल छिड़कते हैं पानी इसके ऊपर, जिससे मोर्टार में से पानी को ना खींचे। ये दूसरा कारण है, लेकिन गीली करके ही ब्रिक को अप्लाई किया जाता है, कहां पर, मेसनरी में। इसलिए टेस्ट के अंदर भी क्या करते हैं, इसको गीला करके रखते हैं, जिससे ये इसका डेटा फील्ड के डेटा से क्या कर जाए, लगभग लगभग मैच कर जाए। तो बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया था। याद रहेगा ये? नहीं याद रहेगा तो मैं लिखवा दूंगा इसको, कोई बात नहीं। अब अगली चीज क्या करते हैं, 24 घंटे की आपकी वाटर क्यूरिंग हो गई, अब अगली चीज क्या करेंगे इसमें बताइए? क्या डायरेक्ट इसको हम मशीन के अंदर रख देंगे? नहीं, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, एक कपड़े से पोंछते हैं, जो इसका एक्सटर्नल मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको साफ किया जाता है, बाहर वाला, अंदर तो रहेगा पानी। अब इस ब्रिक के अंदर जो फ्रॉग बना हुआ है, उस फ्रॉग के अंदर एक मोर्टार भरा जाता है, और उस मोर्टार के अंदर सीमेंट और सैंड का रेशो क्या होता है, 1:1। अब सवाल यह आता है कि फ्रॉग के अंदर मोर्टार क्यों भरना है, फ्रॉग के अंदर मोर्टार क्यों भरना है बताओ? लोडिंग लगेगी तो एरिया कम मिलेगा, एरिया कम मिलेगा। देखो टेस्टिंग के अंदर ब्रिक को ऐसे रखा जाता है खड़ा, और इसके ऊपर क्या लग रही होती है, कंप्रेसिव लोडिंग, इस तरीके से। तो जैसी लोड पास कर रहा होगा बीच में, तो बीच में कौन आ गया, फ्रॉग, और फ्रॉग के अंदर एरिया क्या है, थोड़ा सा कम है हमारे पास, क्योंकि डिप्रेशन है वो, डिप्रेशन। तो ब्रिक हमारी वहीं से फेल कर जानी है, तो ब्रिक हमारी वहीं से फेल कर जानी है, यानी प्री डिटरमाइंड फेलियर प्लेन अपने को पहले से पता होगा। इससे बचने के लिए उस फ्रॉग के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, मोर्टार को भर देते हैं, जिससे हमारी ब्रिक एकदम सॉलिड हो जाए, एकदम सॉलिड। फिर इसको तोड़ते हैं किसके अंदर, कंप्रेशन टेस्ट मशीन के अंदर। तो किसी को पता है क्या, कितनी लोडिंग से हम लोग शुरू करते हैं, कंप्रेशन टेस्ट मशीन के अंदर कितनी लोडिंग से हम लोग शुरू करते हैं? देखो जरा, लिखा हुआ सामने, कितने से शुरू करते हैं इसके अंदर हम, कितना? लगातार यूनिफॉर्म रेट से इस लोडिंग को मुझे क्या करते जाना है, बढ़ाते हुए जाना है। कहां तक बढ़ाऊंगा इस लोडिंग को, मैं कहां तक बढ़ाऊंगा, जहां पर पहला क्रैक आ जाएगा, जहां पर पहला क्रैक आ जाएगा। क्यों? टेस्टिंग का नाम क्या है हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। एक टेस्ट और होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। क्या फर्क है दोनों में, और दोनों करते हैं ब्रिक के लिए, ईंट के लिए दोनों किए जाते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर तो पहला क्रैक, और क्रशिंग के अंदर क्या होता है, कहते हैं बिल्कुल पाउडर बन जाए, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर वो कन्वर्ट जाए, बिल्कुल एकदम क्या कर देना, उसको क्रश कर देना है। तो कौन सी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्रशिंग वाली या कंप्रेसिव? क्रशिंग वाली। लोडिंग क्या करनी है उसके अंदर, ज्यादा करनी है। होगा क्या
कि जैसे ही आपकी ब्रिक के अंदर पहला क्रैक बन गया, फर्स्ट क्रैक जैसे ही डेवलप हो गया जिस लोडिंग के ऊपर, उस लोड को मुझे क्या कर लेना है, नोट, और इस लोड को मुझे डिवाइड करना है एरिया के साथ। अब ये एरिया वाली बात भी मैंने आपको बताई कि कौन सा एरिया होगा, बताओ, नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया। और किसके नॉर्मल, लोडिंग के नॉर्मल। तो लोडिंग के नॉर्मल कौन सा एरिया होगा, इस फेस का। सही बात है क्या? ये जो एरिया होगा इसको मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है, किसके लिए, स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। तो लोड डिवाइडेड बाय एरिया रिजल्ट किसके अंदर बनता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये क्या बताता है अपने को, स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेस भी बताता है और किसको बताता है, स्ट्रेंथ को भी बताता है। तो एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक के लिए कम से कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं इस समय पे, सब पढ़ाया आपने, 3.5 मेगा पास्कल, इतनी तो आनी चाहिए। ये होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर कोई पूछ ले क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू बताओ कि कम से कम इतनी होनी चाहिए, 5.5 मेगा पास्कल। कितनी होती है ये, 5.5 मेगा पास्कल। तो बताओ भाई, क्रशिंग स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से बड़ी है छोटी है, बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है। तो 5.5 मेगा पास्कल से कम आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, और 3.5 मेगा पास्कल से कम क्रशिंग स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। आया समझ में? अरे है ना, चलो उतारते हैं इसको, नोट करते हैं अपन, शुरुआत से नोट करते हैं। बताइए, बिल्कुल सही कह रहे हो। फील्ड कंडीशन में आप हॉरिजॉन्टल प्लेस करते हो क्योंकि वहां पर आपको करनी है मिशनरी, और यहां पर क्या निकालनी है मेरे को, स्ट्रेंथ। कौन सी, मैक्सिमम। कौन सी निकालनी है? तो कौन कौन से सरफेस एरिया यहां पर बने, फेस का और स्ट्रेचर का। अगर मैं स्ट्रेचर वाइज इस टेस्ट को करता हूं तो एरिया क्या निकल कर आएगा, ज्यादा, वो क्या निकाल कर देगा, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसलिए अपने को कैसा रखना होता है ब्रेक को, खड़ा, जिससे आपको सरफेस एरिया क्या मिले, मिनिमम, जिसकी वजह से आप ये पता लगा पाओ कि इस ब्रेक के पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है हेड वाइज। उतारिए इसको, चलो ऊपर करूं इसको, ऊपर कर देते हैं। ऊपर बाद में करेंगे, पहले अगली बात भी तो लिखो, ऊपर बाद में करेंगे, पहले ये वाली बात लिखो। सेकंड, हाँ बोलो, पूरा लिखना है इंटायर। 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोले तो 14 मेगा पास्कल। बोल के लिखवा दें, रुक जाओ मेरा गला दर्द कर रहा है अभी, वैसे मैं बोल के ही लिखवा था इसको, आप लिखो जाएगा। सी ओ का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसको दिखाया गया है CO से। आप भ्रमित ना हो, आप भ्रमित ना हो, उतार लीजिए आप इसको जैसे मैं उतार दे रहा हूं, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, ये सिग्मा ही होता है। बातें नहीं करें बिल्कुल भी। इस सिग्मा कंप्रेसिव को किससे दिखा दिया, C0 से, इसको दिखा दिया C0 से। सो P फेलियर डिवाइड बाय एरिया, और ये कौन सा एरिया है, नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इतना नोट करें पहले आप, इतना नोट करेंगे पहले आप। सभी का हो गया, एक नोट डाल के बात लिखिए। सभी का हो गया है, एक नोट डाल के बात लिखिए। बातें बिल्कुल नहीं करें, आज डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, मैं फिर कह देता हूं, बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, नोट डाल के लिखिए। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, माइक की आवाज तेज कर दूंगा मैं, याद रखना, अगली बार सुनाई देगी बातें मेरे को। लिखिए, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स should not be less than, minimum compressive strength of bricks should not be less than 3.5 megapascal, should not be less than 3.5 megapascal, 3.5 megapascal, and minimum crushing strength, and minimum crushing strength should not be less than 5.5 megapascal, 5.5
मेगा पास्कल। सो 5.5 मेगा पास्कल, 5.5 मेगा पास्कल। सो इस डेटा को भी नोट कर लेते हैं हम लोग। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, इंपॉर्टेंट लगा देना इसको, ऑब्जेक्टिव के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे आगे चलकर क्लासिफिकेशन जब बताऊंगा, ये सारी बात मैं दोबारा करूंगा आपसे कि क्लासिफिकेशन के अंदर हमको दो पैरामीटर साइमल्टेनियसली काम में लेने होते हैं, स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्प्शन दोनों। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 10.5 मेगापास्कल, और 99% केसों में ये आपसे यही पूछेगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक। इसी का क्वेश्चन आता है हमेशा, या फिर ये मिनिमम वाला आता है थर्ड क्लास के लिए 3.5 मेगापास्कल। फर्स्ट क्लास ब्रिक 10.5 मेगापास्कल, सेकंड क्लास ब्रिक 7 मेगापास्कल, थर्ड क्लास ब्रिक 3.5 मेगापास्कल, फोर्थ क्लास ब्रिक ओवर बर्न्ट होती हैं ये। और इनका नाम मैंने कल लिखवाया था आपको, क्या बोलते हैं? जामा ब्रिक्स बोलते हैं इनको। ओके, जामा ब्रिक्स बोलते हैं इनको, क्लास 4 को। फोर्थ क्लास ब्रिक ओवर बर्न्ट होती हैं। क्लैंप के अंदर कहां मिल रही थी? नीचे या ऊपर? नीचे मिल रही थी, ये ओवर बर्निंग हुई थी इनकी। डबल ए क्लास मैक्सिमम वही होती है। डबल ए क्लास आईएस कोड के अंदर मेंशन नहीं है, इसको स्पेशल ऑर्डर पे तैयार किया जाता है। डबल ए क्लास ब्रिक की होती है 14 मेगापास्कल, 14 मेगापास्कल। इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, इसलिए अलग से आपको किताब में देखने को मिलती भी नहीं है कई जगह पर। सो डबल ए क्लास के लिए होती है 14 मेगापास्कल, लिख देना भले से अलग से इसको। फर्स्ट क्लास को क्या कहा जाता है? क्लास ए ब्रिक। डबल ए क्लास के लिए 14 मेगापास्कल होती है 14 मेगापास्कल। सबसे ज्यादा इसी के पास होती है, स्पेशल ऑर्डर पे बनती है ये, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इसका, आईएस कोड के अंदर मेंशन नहीं है ये। डबल ए क्लास क्या काम आती? कौन पूछ रहा है? एक मिनट रुको, मैं साइड में होता हूं पहले। मैंने क्या कहा? इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, स्पेशल ऑर्डर पे बनाते हैं, तो कहीं तो यूज होगा इसका। तो कहां यूज होती है ये? ड्यूरेबिलिटी जहां पर रिक्वायर्ड होती है बहुत ज्यादा, जहां पर रेनफॉल वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो उन सभी जगहों पर पानी आ जाता है ब्रिक के अंदर, जिससे स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो 10.5 मेगापास्कल के रेस्पेक्ट में ज्यादा कौन सी है? 14 मेगापास्कल। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो बॉयलर बनते हैं, बॉयलर्स, उन बॉयलर का जो बेस तैयार किया जाता है सोलिंग से, वो इसी ब्रिक से किया जाता है। और बताऊं? और बताऊं? हैं? सही बात है। उतार लिया है सभी ने? लिख दिया ये डबल ए क्लास वाला, डबल ए क्लास वाला लिख दिया है सभी ने। चलो इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद अगली चीज। सो इसके बाद अगला टेस्ट है हमारे पास, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसकी खाली हेडिंग लिख के छोड़ देना, इसको पहले समझाऊंगा। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। कैलकुलेशन करनी है इसमें आपको, एक ऑब्जर्वेशन बेसिस, ऑब्जर्वेशन बेसिस एक कैलकुलेशन करनी है। देखो क्या लिखा हुआ है इसको तो भूल जाओ, क्या बता रहा हूं इस पर ध्यान लगाओ। हमारे पास एक ड्राई वेट का ईंट होगा, ब्रिक होगी, सूखी है अभी, कैसी है? सूखी। तो ड्राई वेट मैंने इसका ले लिया, तो जैसे ही ड्राई वेट ले लिया, इसका वजन मेरे पास आ गया W1 ग्राम। ये कौन सा वेट है? ड्राई वेट है। अभी क्या करूंगा, इस ईंट को 24 घंटे के लिए पानी के अंदर रख दूंगा। किसके अंदर रख दूंगा? पानी के अंदर रख दूंगा फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे जैसे हो जाएंगे, इसको निकालूंगा बाहर और इसका वजन नोट करूंगा, कितना आ गया? W2 ग्राम। ये कौन सा वेट है? वेट वेट है। कौन सा वेट है ये? वेट वेट है। अगर मेरे को निकालना है परसेंट वाटर एब्जॉर्ब, ये कैसे निकाल पाऊंगा? याद रखना परसेंट की बात कर रहा हूं। सो परसेंट वाटर एब्जॉर्ब मेरे को निकालना है, कैसे निकाल पाऊंगा? W2 माइनस W1, बड़े में से छोटा घटाया जाता है, और जो चेंज निकाला जाता है ये किस पे निकाला जाता है? इनिशियल पर कि फाइनल पर? इनिशियल पर। किस पे निकाला जाएगा? इनिशियल पर निकाला जाएगा। तो डिवाइड किससे कर दिया मैंने इसको? W1। चूंकि परसेंट मॉइस्चर कंटेंट निकालना चाहता हूं, मल्टीप्लाई किससे कर दिया? आ गया आपका कि कितना परसेंट वाटर ईंट ने क्या किया है? एब्जॉर्ब किया है।
चलो भाई शुरुआत करते हैं अपन टेस्ट की, लिखो भाई एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दिस टेस्ट इज डन टू फाइंड, this test is done to find, this test is done to find the water absorption percentage, the water absorption percentage, the water absorption percentage, water absorption percentage। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, in this test, in this test bricks are weighted, in this test bricks are weighted, in this test bricks are weighted in dry condition, in this test bricks are weighted in dry condition, in dry condition, ब्रैकेट में लिखिए W1 ग्राम, ब्रैकेट में लिखिए W1 ग्राम, सो ब्रैकेट में लिख दीजिए W1 ग्राम। इसके बाद लिखो देन इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर्स, देन इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर्स। और एक अंदर की बात बताता हूं आपको, वाटर फॉर 24 आवर्स, इसके ब्रैकेट में लिख दो कोल्ड वाटर टेस्टिंग, कोल्ड वाटर टेस्टिंग, ये ठंडे पानी के अंदर होती है, कोल्ड वाटर टेस्टिंग, गर्म पानी के अंदर भी टेस्ट किया जाता है, कोल्ड वाटर टेस्टिंग, कॉमा कॉमा 5 आवर्स, कॉमा 5 आवर्स 5 घंटे, कॉमा 5 आवर्स ब्रैकेट में लिखिए वार्म वाटर, वार्म WARM गर्म पानी, वार्म वाटर, वार्म वाटर टेस्टिंग, वार्म वाटर टेस्टिंग, वार्म वाटर टेस्टिंग, that is W2 gram, that is W2 gram and W3 gram, that is W2 gram, that is W2 gram and W3 gram respectively, that is W2 gram and W3 gram respectively। W2 किसके लिए है 24 घंटे के लिए, और W3 किसके लिए है 5 घंटे के लिए, याद रखना। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, the difference between weight, the difference between weight, the difference between weight is the water absorption by brick, the difference between weight is the water absorb, the difference between weight is the water absorb by brick, is the water absorb by brick, is the water absorb by brick। लास्ट में कह रहे हैं कि द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, लास्ट में कह रहे हैं कि द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इज देन कैलकुलेटेड, इज देन कैलकुलेटेड, इज देन कैलकुलेटेड, इज देन कैलकुलेटेड। तो कैसे कैलकुलेट करना है तुम्हारे सामने है। इस कैलकुलेशन को उतारने से पहले इस कैलकुलेशन का नाम दे देना आप लोग। नाम क्या दोगे? कोल्ड वाटर टेस्टिंग, कोल्ड वाटर टेस्टिंग, ये नाम दे देना इसका। गर्म पानी की टेस्टिंग के लिए भी ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। तो ये W2 ग्राम कब मिला है आपको? 24 आवर्स के बाद। सो कोल्ड वाटर टेस्टिंग नाम दे देना इसको आप, कोल्ड वाटर टेस्टिंग। ठीक है, डेटा में अभी नहीं लिखवाऊंगा कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब करती हैं ईंटें, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखवाऊंगा। क्यों? बहुत अंदर की बात है वो, और स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज ही रहता है इस वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के अंदर कि कितने लिमिट ली जाए और कहां तक ली जाए। जब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन वहीं पर लिखवाऊंगा किस ब्रिक में कितना मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब होता है। अभी नहीं लिखवाऊंगा, अभी केवल टेस्ट लिखवा के छोड़ दूंगा, याद रहे। सो अभी के लिए केवल टेस्ट लिखकर अपन छोड़ देंगे। उतार ली कैलकुलेशन? उतार ली है कैलकुलेशन?
तो ये तो है कोल्ड वाटर टेस्टिंग। ऊपर कर देता हूं, कर दूं? चलो अब तक तो उतार लिया होगा। वैसे इसके अंदर है कुछ नहीं, W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W1। ठीक है, फिर लिखिए आप वार्म वाटर टेस्टिंग। वार्म वाटर टेस्टिंग, इसको 5 आवर टेस्ट भी कहा जाता है। 5 आवर टेस्ट भी कहा जाता है। हाँ भाई, 5 घंटे पर ही क्यों रह गया गर्म पानी का टेस्ट? टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी बढ़ती घटती है? घटती है। और जब विस्कोसिटी घटेगी लिक्विड कैसा होता चला जाएगा? पतला। जब लिक्विड पतला हो गया तो किसी भी दूसरे मटेरियल के अंदर उसको एंट्रेंस लेने में परेशानी होगी या कठिनाई होगी या फिर आसानी होगी? आसानी होगी। तो जितना मॉइस्चर कंटेंट 24 आवर्स के अंदर आता है उतना ही मॉइस्चर कंटेंट 5 घंटे के अंदर ब्रिक के अंदर आ जाएगा, अगर आप उसको गर्म कर देते हो तो। कारण है ये, कोई पूछे तो बताना, ये अदरवाइज नहीं बताना, दिमाग लगा के। सो वार्म वाटर टेस्टिंग के अंदर W1 ग्राम हमारे पास होगा, ये ड्राई वेट है। सो दिस इज ड्राई वेट। W3 ग्राम मेरे पास होगा, ये कौन सा वेट है? वेट वेट है। और ये कब निकाला गया है? 5 आवर्स के अंदर निकाला गया है। तो भाई परसेंट मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब कैसे निकलेगा? W3 माइनस में W1 डिवाइड बाय W1 इंटू में कर दो 100। बस कर लो भाई, इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट। अब क्यों बताया है मैंने वार्म वाटर टेस्ट को? इसके पीछे भी एक कारण है, एक अंदर की बात, सैचुरेशन कॉफिशिएंट, वो मेरे को आपको लिखवाना है। सैचुरेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू मुझे आपको लिखवा देनी है, इसलिए मैंने आपको दोनों टेस्ट बता दिए। हो गया है? हो गया है सभी का? नोट डाल के लिखिए सैचुरेशन कॉफिशिएंट। नोट डाल के लिखते हैं सैचुरेशन कॉफिशिएंट। सो राइट डाउन अ नोट, और नोट के अंदर हेडिंग लिख दीजिए सैचुरेशन कॉफिशिएंट। सैचुरेशन कॉफिशिएंट। तो सैचुरेशन कॉफिशिएंट क्या होता है? इसको किससे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं कैपिटल एस। तो कैपिटल एस परसेंट वाटर एब्जॉर्ब इन 24 आवर्स टेस्टिंग डिवाइड बाय परसेंट वाटर एब्जॉर्ब इन 5 आवर टेस्टिंग। तो ये होता है हमारा सैचुरेशन कॉफिशिएंट। नया क्वेश्चन बन सकता है, कहीं भी नहीं आया है आज तक ये, कहीं भी। सैचुरेशन कॉफिशिएंट होता है परसेंट वाटर एब्जॉर्ब इन 24 आवर्स डिवाइड बाय इन 5 आवर्स। तो खुद सोच के बताइए आप लोग, खुद सोच के बताइए आप लोग, इस सैचुरेशन कॉफिशिएंट की यूनिट क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी? यूनिट लेस है, कारण क्या है? कॉफिशिएंट है। एक बात तो ये रही, परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा वैसे भी। अब इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक पाई जाएगी? क्या इसकी वैल्यू कभी 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? क्यों? 5 घंटे के अंदर जो आपने टेस्टिंग करी है उसमें गर्म पानी था, और गर्म पानी ज्यादा एंट्रेंस लेता है, क्यों? उसकी विस्कोसिटी कम रहती है हाई टेम्परेचर पे, तो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है वो इस कंडीशन में। दैट्स वाई नीचे वाली टर्म हमेशा क्या रहेगी? ऊपर वाली से बड़ी। इसलिए सैचुरेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या हो सकती है? 1, कभी 1 से ऊपर नहीं जाएगी। लिख दो भाई, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये रही अंदर की बात जो आपको याद रखनी है इसमें। लिमिट अभी नहीं लिखवाऊंगा, अब भी नहीं, सारा गेम खराब हो जाएगा वरना। लिमिट लिखेंगे बाद में। क्लियर है? टेस्ट सभी को क्लियर है क्या? टेस्ट सभी को क्लियर है? तो चलते हैं फिर अगले टेस्ट पर। कर दो शिफ्ट। अगला टेस्ट इफ्लोरोसेंस टेस्ट। हेडिंग लिखो इफ्लोरोसेंस टेस्ट। हेडिंग लिख दीजिए इफ्लोरोसेंस टेस्ट। सो राइट डाउन द हेडिंग इफ्लोरोसेंस टेस्ट। तो अगली हेडिंग लिख दीजिए इफ्लोरोसेंस टेस्ट। इफ्लोरोसेंस टेस्ट।
कौन बताएगा क्या होता है फ्लोरोसेंस? हाँ, अच्छा, व्हाइट पैचेस आ जाते हैं। तो ये व्हाइट पैचेस किसकी वजह से आते हैं ब्रिक में? क्लास की किसकी वजह से? एल्कलीज। कोई कह रहा लाइम, लाइम नहीं है, एल्कलीज। कुछ भी, कुछ भी है। किसकी वजह से आता है इफ्लोरोसेंस? ऑलवेज भी एल्कलीज। क्यों आता है? क्योंकि सोडा और पोटाश फॉर्म के अंदर होते हैं, सॉल्ट होते हैं ये, और सॉल्ट होते हैं सॉल्युबल इन नेचर, तो ये पानी के अंदर घुल जाते हैं। जब ब्रिक को आप बर्न करोगे, ड्राई करोगे, तो सूखते समय क्या होता है? पानी तो बाहर निकल जाता है, लेकिन ये सॉल्ट के पार्टिकल सरफेस के ऊपर निकलकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उस सरफेस के ऊपर क्या क्रिएट करते हैं? ये व्हाइट पैचेस, ग्रे पैचेस। कम से कम नहीं तो 50 बार मैंने ये बात बता दी सीमेंट चैप्टर से लेकर अब तक। तो कैसे करेंगे इस टेस्ट को? इस टेस्ट को कैसे करेंगे? सामने क्या लिखा है कुछ मत देखो। कैसे करेंगे इस टेस्ट को? दिमाग इसको अप्लाई करो। ये दो कनपटियों के बीच में भगवान ने जो एरिया आपको दिया है, ये बहुत शानदार चीज है, इसका यूज करिए। सामने क्या लिखा है मत देखो, टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि क्या लिखा है पीछे। कुछ नहीं है। 24 घंटे के लिए ईंट को कहां रख देंगे? 24 घंटे पूरे में बाहर निकाल लो। बाहर निकालने के बाद क्या करो? उसको सूखने दो आप। अगर इसकी सरफेस पर व्हाइट पैच हैं, इसकी सरफेस पर व्हाइट पैच हैं, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है? इफ्लोरोसेंस की। परमानेंट है कि टेम्परेरी है? टेम्परेरी है। क्यों? क्या करोगे इसके ऊपर आप? प्लास्टर। और प्लास्टर के ऊपर भी इफ्लोरोसेंस निकल कर आता है। वो परमानेंट है कि टेम्परेरी है? वो भी टेम्परेरी है। क्यों? ऊपर क्या करोगे आप? पेंट और वार्निश। बस इतना ही समझाना है मेरे को। लिखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिखिए, द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन ब्रिक, द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन ब्रिक, द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन ब्रिक, द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन ब्रिक is harmful, the presence of alkalis in brick is harmful, and they form white or gray patches, and they form white or gray patches, white or gray patches on the brick, white or gray patches, white or gray patches on the brick, white or gray patches on the brick, on the brick, on the brick. अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू परफॉर्म दिस टेस्ट, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू परफॉर्म दिस टेस्ट, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू परफॉर्म दिस टेस्ट, ब्रिक इज इमर्ज इन वाटर, ये लिखा हुआ, ब्रिक इज इमर्ज इन वाटर, इमर्ज का मतलब होता है डुबोना, ब्रिक इज इमर्ज इन वाटर, टू परफॉर्म दिस टेस्ट ब्रिक इज इमर्ज इन वाटर फॉर 24 hours, for 24 hours, and it is taken out, and it is then taken out, and it is then taken out and allowed in, and allowed to dry in, and allowed to dry in shade, and allowed to dry in shade. अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इफ whitish layer, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इफ whitish layer is not visible, if whitish layer is not visible, if whitish layer is not visible, then it shows no efflorescence, then it shows no efflorescence, then it shows no efflorescence, जीरो efflorescence को शो करते हैं ये, no efflorescence,
अगली चीज लिमिट्स। एक सब हेडिंग मार के लिखो लिमिट्स, एक सब हेडिंग मार के लिख दीजिए लिमिट्स। लिमिट्स क्या क्या होती हैं इफ्लोरोसेंस की, इंपॉर्टेंट लगा देना, सवाल आता है इसका। देखो क्या कह रहा है कि इफ व्हाइटिश लेयर कवर्स अबाउट 10% सरफेस, तो ऐसे इफ्लोरोसेंस को क्या कहा जाता है, लो इफ्लोरोसेंस। अगर ये 50% सरफेस को कवर करता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मॉडरेट इफ्लोरोसेंस। अगर व्हाइटिश लेयर 50% से भी ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करती है तो ऐसे इफ्लोरोसेंस को क्या कहा जाता है। तीनों लिमिट उतारो वन बाय वन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तीनों लिमिट उतारिए एक एक करके। उतार लिया, उतार लिया है सभी ने। नोट कर लिया सभी ने कि कोई उतार रहा है अभी, उतार लिया। इसके बाद लिखिए, इसके बाद लिखो अगला टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट। इसके बाद अगला टेस्ट लिखिए हार्डनेस टेस्ट। अगला टेस्ट हमारे पास है हार्डनेस टेस्ट। और ये हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, हार्डनेस का मतलब क्या होता है, हार्डनेस रेजिस्टेंस टू स्क्रैच एंड एब्रेशन। अपने को करना क्या है इस टेस्ट के अंदर, जो ब्रिक हमारे पास है, जो ईंट हमारे पास है, अपने नाखून से उस ईंट के ऊपर स्क्रैच बनाना है। फिंगर नेल से क्या करना है, स्क्रैच बनाना है। अगर इस ब्रिक के अंदर से कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम झड़ के बाहर निकल जाता है या इसके ऊपर कोई डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, इसका मतलब ये ब्रिक कैसी है, लेस हार्ड है, इसके पास हार्डनेस नहीं है। और अगर हमारा फिंगर नेल टूट जाता है लेकिन ईंट का कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब ये कैसी है, सुपर हार्ड है, इसके पास अच्छी खासी हार्डनेस है। ये होता है ये टेस्ट। देखो भाई पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट इन दिस टेस्ट, पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन दिस टेस्ट, in this test a scratch is made on brick surface. In this test a scratch is made on brick surface. A scratch is made on brick surface with a nail, with a nail, with a nail. अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस with a nail, नाखून। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस if that does not show, if that does not show any depression on brick, if that does not show any depression on brick, any depression on brick, depression, depression, डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा। इफ दैट डज नॉट शो एनी डिप्रेशन, इंप्रेशन डिप्रेशन एक ही बात है, डिप्रेशन ऑन ब्रिक, देन इट शोज अ हार्ड ब्रिक, देन इट शोज अ हार्ड ब्रिक, देन इट शोज अ हार्ड ब्रिक। इसको कहते हैं हार्ड ब्रिक। सो इसको कहा जाता है हार्ड ब्रिक। तो ये रहा हमारा हार्डनेस का टेस्ट। इसके बाद अगला टेस्ट हमारे पास होता है शेप एंड साइज टेस्ट। लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों करते हैं इसको बताऊंगा, अभी रुक जाओ। क्यों करते हैं इसके पीछे कारण है हमारे पास। मोल्डिंग के अंदर एक पॉइंट लिखवाया था मैंने आपको कि जो मोल्ड की डायमेंशन है वो हमारी ब्रिक की डायमेंशन से 8 से 12% ज्यादा होती है, उससे ही जुड़ा हुआ है ये वाला टेस्ट। बताऊंगा अभी, पहले लिख दो शेप एंड साइज टेस्ट। समझा देता हूं कैसे करेंगे इसको, लिख दीजिए ना, शेप एंड साइज टेस्ट, शेप एंड साइज टेस्ट। शुरू करें। इस टेस्ट को करने के लिए क्या करेंगे, 20 ईंटों को लेंथ वाइज, 20 ही ईंटों को हाइट वाइज और 20 ही ईंटों को विड्थ वाइज जमा देना है।
तो 20 ब्रिक्स आपकी लेंथ वाइज हो गई, 20 ब्रिक्स आपकी हाइट वाइज हो गई और 20 ब्रिक्स आपकी विड्थ वाइज हो गई। तो जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, क्यूबॉइड या फिर क्यूब? क्यूब। क्यों? सब तरफ कितनी ईंटें हैं? 20-20 ईंटें हैं। तो 20-20 ईंटों का एक क्यूब बनाना है आपको। जैसे ये क्यूब बन जाए उसके बाद आपको एज पर आईएस कोड, जो आईएस कोड हमको गाइडलाइंस देता है, उनको फॉलो करवा के देखना है। जो हमारा क्यूब बना होगा, जो हम लोगों ने यहां पर क्यूब बनाया होगा, इस क्यूब की मुझे क्या करनी है? लेंथ, विड्थ और हाइट ये सब की सब नोट करनी है। तो आईएस कोड क्या कहता है कि जो लेंथ है हमारी क्यूब की, ये कितनी होनी चाहिए? क्योंकि देखो हमारा ब्रिक का साइज क्या है? 19/9/9। जब मेसनरी में काम में लेंगे यही स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉमिनल के अंदर। 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दो, कितना हो गया? 20, 10 और 10। अभी 19/9 को काम में ले रहे हैं, तो लंबाई में कितनी ईंटें सेट करी हैं आपने? लंबाई में कितनी ईंटें सेट करी हैं? तो 20 को मल्टीप्लाई करो 19 के साथ, कितना निकल कर आएगा एमएम में? 3800। कितना निकल कर आएगा? तो इस 3800 एमएम की लेंथ में कितना टॉलरेंस हो सकता है? प्लस माइनस 80 एमएम। अब सवाल यह आता है कि ये टॉलरेंस क्यों आया है? अभी बता के चुका हूं ये टॉलरेंस क्यों आया है। मैंने कहा था आपको कि मोल्डिंग के अंदर जो मोल्ड का साइज है वो 8 से 12% ज्यादा रखा जाता है हमारी ब्रिक से। 8 से 12% ज्यादा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि श्रिंकेज हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, कितना भी हो सकता है। तो जब ये श्रिंकेज होगा, यानी 8 से 12% आपने साइज को बढ़ा के दिया है, तो जो ब्रिक का साइज देखने को मिल रहा है, जो ब्रिक का साइज आपको देखने को मिल रहा है, क्या आपको एग्जैक्ट 19, 9 और 9 मिल जाएगा? क्या इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? डिफेक्ट मिलेगा। या तो ये थोड़ा कम रह सकता है या ये थोड़ा ज्यादा। अब कितना कम रह सकता है और कितना ज्यादा रह सकता है, इसको लिमिट कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है किसने? आईएस कोड ने। कि एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक के लिए जो टॉलरेंस निकल कर आएगी वो कितने से ज्यादा निकल कर नहीं आनी चाहिए? प्लस माइनस 80 एमएम से ज्यादा निकल कर नहीं आनी चाहिए। कारण क्या है? आप एग्जैक्ट साइज की ब्रिक को बना ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? 8 से 12% का आपने मोल्ड साइज बढ़ाया है। अब 8 से 12% के बीच में कितना भी हो सकता है वेरिएशन। अरे यस सर नो, अरे यस सर नो। इसीलिए हमने टॉलरेंस लिमिट को क्या कर दिया? यहां पर कंट्रोल कर दिया, लिमिट कर दिया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस क्यूब की लेंथ में, अगर इस क्यूब की लेंथ में 80 एमएम से ज्यादा का डिफरेंस निकल कर आ रहा है, तो इस ब्रिक के सैंपल को आप क्या डिक्लेयर कर दोगे? फॉल्टी, ये बेकार है, डिफेक्टिव है। क्या काम में लोगे ऐसी ब्रिक्स को? नहीं काम में लेंगे। इसीलिए किया जाता है शेप एंड साइज टेस्ट को। चलो लेंथ की बात तो कर दी। इस क्यूब की जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी हो जाएगी? 9 गुणा में कर दो आप 20, है ना? 9 सेंटीमीटर को कर दो 20 से मल्टीप्लाई, 180 सेंटीमीटर। 10 से मल्टीप्लाई करो 1800, क्या निकल कर आ गया? एमएम। तो आपकी विड्थ में टॉलरेंस कितना है? प्लस माइनस 40 का। हाइट के अंदर कितना होगा? प्लस माइनस 40 का। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या याद रखना है? यही टॉलरेंस लिमिट 80, 40 और 40। अब कैसे याद रखा जाए? 40 वाले याद रखने में कोई दिक्कत है क्या? मैक्सिमम डायमेंशन क्या होती है क्यूब में? लेंथ। अरे मैक्सिमम डायमेंशन क्या होती है क्यूब में? लेंथ। अरे हाँ है ना? तो लेंथ बड़ी है तो इसके अंदर टॉलरेंस भी क्या है? बड़ा है। बाकी तो सारे सेम है दोनों के दोनों। बाकी दोनों क्या है आपके? सेम। 1800 और 1800, तो 1800 के लिए कितना हो गया? 40। बचे 1800 के लिए कितना हो गया? 40। ये होता है शेप और साइज टेस्ट। नोट करो इसको, चलो नोट करिए। क्यूब देखने में है डायमेंशन वाइज क्यूबॉइड है। क्यूब तो देखने में है कि 20 ईंटों को आपने लेंथ वाइज, हाइट वाइज और विड्थ वाइज लगाया है। डायमेंशन वाइज क्यूबॉइड बनेगा ये। डायमेंशन वाइज क्या बनेगा? क्यूबॉइड। यूज करने से प्रॉब्लम क्या है? देखो जो दीवार बनाएंगे ना अपन, उसके अंदर बॉन्ड बनाना है, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। तो दीवार की लेंथ हम लोग सेट करके रखते हैं। दीवार की जो लेंथ होती है उसको हम लोग सेट करके रखते हैं। 1.5 ब्रिक थिक, 3 ब्रिक थिक, 5.5 ब्रिक थिक। उसके अंदर प्रॉब्लम आती है फिर डायमेंशन को लेकर, क्योंकि वो जो उन्होंने डेटा सेट किया हुआ है वो 19/9 के हिसाब से कर रखा है, 1999। हाँ, तो हमारी जो बेसनरी होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, फिर उसके अंदर दिक्कत निकल के आती है।
ध्यान से उतारना है इसको, 80 40 और 40 को, 80 40 40, ऊपर नीचे मत कर देना इसको। नोट कर लिया है क्या? लिखिए अगला टेस्ट, कलर टेस्ट। अगला टेस्ट है मेरे पास कलर टेस्ट। फर्जी टेस्ट है वैसे तो ये लेकिन फिर भी करेंगे कलर टेस्ट। तो कलर टेस्ट के अंदर आपको क्या ऑब्जर्वेशन हाथ लगेगी बताइए? इस कलर टेस्ट के अंदर आपको क्या ऑब्जर्वेशन हाथ लगेगी? यूनिफॉर्म टेक्सचर है या फिर नहीं है ना? अच्छा, ब्रिक का कलर कैसा होना चाहिए? अगर अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है तो इसका कलर कैसा होना चाहिए? रेडिश और ब्राउनिश, चेरी रेड कलर होना चाहिए वैसे तो फर्स्ट क्लास के ब्रिक के लिए। अगर ब्लूइश कलर निकल कर आ रहा है तो आपको क्या पता लग रहा है इससे? एक तो आयरन कंटेंट ज्यादा है, प्लस इसकी ओवर बर्निंग हो चुकी है। अगर येलोइश कलर ज्यादा निकल कर आ रहा है इसका मतलब मैग्नीशिया का कंटेंट बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो लिखो इसके अंदर पहले आप, अ गुड क्वालिटी ब्रिक शुड have bright and uniform color. A good quality brick should have bright and uniform color. Bright and uniform color throughout. तो अच्छी ब्रिक के लिए कैसा होना चाहिए? ये चेरी रेड। उसके बाद दूसरी कंडीशन हो सकती है डिफेक्टिव ब्रिक। उसके बाद सेकंड कंडीशन हो सकती है डिफेक्टिव ब्रिक। इसके अंदर भी दो कंडीशन है। अगर ब्लू कलर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? आई कंटेंट, आयरन कंटेंट क्या है इसमें? ज्यादा, प्लस ओवर बर्निंग भी इसके अंदर ज्यादा है। एक बात, बी पॉइंट, अगर येलो कलर इसके अंदर ज्यादा निकल कर आ रहा है, येलोइश कलर इज मोर, तो इसका मतलब है एमजी कंटेंट वेरी हाई, एमजी कंटेंट इज वेरी हाई। अगर ग्रीन शेड निकल कर आती है तब इसका मतलब क्या है? इसमें हो सकता है क्रोमियम ऑक्साइड, इसमें हो सकता है क्रोमियम ऑक्साइड, जिसके चांस बेहद कम होते हैं, बेहद। क्योंकि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आपका क्रोमियम हुआ भी, वो ले देकर किस में कन्वर्ट होता है? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 ट्राई ऑक्साइड फॉर्म में, इस टेम्परेचर पे। ये ओवर बर्निंग वाला तो बहुत पूछता है कि अगर कलर ब्लू है तो इसका मतलब क्या? ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक, बहुत ज्यादा बर्निंग कर दिया आपने। आई कंटेंट का मतलब होता है आयरन कंटेंट, Fe, फेरिक ऑक्साइड। किया नोट सभी ने? हो गया है? चलो इसके बाद अगला टेस्ट, दैट इज साउंडनेस टेस्ट। अगला टेस्ट ब्रिक का साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट बहुत ही आसान है इसको करना, बहुत ही ज्यादा। क्या करते हैं इस टेस्ट के अंदर? दो ब्रिक को लेंगे और आपस में टकराएंगे। दो ईंटें काम में लेनी है और उनको आपस में टकराना है। जैसे ही उन ईंटों को आपस में टकराओगे क्या होगा? आवाज आएगी। एक मेटेलिक रिंग निकल कर आती है। अगर मेटेलिक रिंग निकल कर आ रही है तो क्या बताएगी हमको? फर्स्ट क्लास ब्रिक को। किसको बताती है? जिससे ऊपर कुछ नहीं होता, यानी ले देकर किसको बता रही है? गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक को बता रही है। ये फर्स्ट क्लास ईंट, यानी एक नंबर ईंट को टेस्ट करना है। ये एक नंबर ईंट की टेस्टिंग करनी है तो उसकी पहचान है ये। दो ईंटों को लो, आपस में टकराओ। अगर मेटेलिक रिंग निकल कर आ रही है, ये क्या सिग्निफाई कर रही है? फर्स्ट क्लास या फिर एक नंबर ईंट को। ये फील्ड का टेस्ट है। जब ईंटों का ट्रक आता है ना यार,
उसमें से रैंडम अपन ब्रिक का सैंपल लेते हैं, दो ईंटों को लेते हैं और उनको आपस में टकराते हैं। पहली चीज तो क्या है कि इसके अंदर से आनी चाहिए मेटेलिक रिंग, और दूसरी चीज ये है कि जब आपस में आप इनको टकरा रहे हो तो इनकी साइज और शेप के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए इनके अंदर। अगर टूट फूट हो गई है इसका मतलब क्या है, सेकंड क्लास ब्रिक है ये। कौन सी ईंट है ये, सेकंड क्लास। प्लस मेटेलिक रिंग निकलकर ना आए। एक बार टकराया, एक झटके में ही टूट गई है, दो हिस्सों में टूट गई है, ये क्या बताएगी, थर्ड क्लास ब्रिक को बताएगी, 3 नंबर ईंट को बताती है। तो नोट करो भाई, इसको नोट करिए इसको। साउंडनेस का टेस्ट आपने कर लिया है, नोट कर लिया है। 2 लाइनें लिखनी थी इसके बारे में, लिख चुके होंगे। चलो इसके बाद अगला है टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट, और टफनेस क्या होती है आप लोग बताने जा रहे हो, रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट, यानी इंपैक्ट लोडिंग के लिए मटेरियल जो रेजिस्टेंस निकाल कर देगा उसको हम क्या कहेंगे, टफनेस। ये भी एक आसान टेस्ट है। कैसे करते हैं इसको, हेडिंग डाल देना। अब रिमोट को गिराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ समझाऊंगा कि ऐसे करते हैं। ये डस्टर होता तो गिरा के दिखा भी देता मैं, ये टूट जाएगा, नुकसान होगा फिर इसमें। देखो ऐसी हमारे पास एक ईंट होगी, इस ईंट को 1 मीटर की हाइट से मुझे क्या करना है, एक सॉलिड सरफेस के ऊपर गिरा देना है। गद्दे के ऊपर मत गिराना, ये उछल के वापस आ जाएगी, ऐसा नहीं करना है। किसके ऊपर गिराना है, एक सॉलिड सरफेस के ऊपर गिराना, जैसे कि ये वाली 1 मीटर की हाइट से इस ब्रिक को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही ड्रॉप किया फिर चेक करेंगे कि इस ब्रिक के अंदर कोई टूट फूट हुई है कि नहीं हुई है। अगर इसके अंदर कोई टूट फूट हुई है, दैट इज डिसइंटीग्रेशन नोट किया गया है, ये क्या बताएगा, एक डिफेक्टिव ब्रिक को। और डिफेक्टिव ब्रिक किस वाइज है, ये टफनेस वाइज है। टफनेस वाइज ये हमारे पास क्या होगी, एक डिफेक्टिव ब्रिक, यानी इसके पास इंपैक्ट के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। ये शॉक को और वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, याद रखना इस चीज को। वाइब्रेशन के अंदर क्या हो जाएगी, ये फेल। लेकिन अगर इसके अंदर कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब गुड क्वालिटी ब्रिक। विच वाइज, टफनेस वाइज। उतारिए इसको, 1 मीटर की हाइट से ड्रॉप करना है ब्रिक को, बस ये इंपॉर्टेंट डेटा है इसमें। लिखा हुआ है इसमें 1 मीटर वाला, हाइट ऑफ 1 मीटर लिखा हुआ है, हाइट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की हाइट से ब्रिक को ड्रॉप करना है। ये क्या है, देखो लास्ट में जो टेस्ट है हमारा स्ट्रक्चर टेस्ट, ये फर्जी टेस्ट है। जैसे आपका कलर टेस्ट था ना, वैसा ही है ये। इसमें क्या करोगे आप, ब्रिक को चेक करोगे क्या उसकी सरफेस के ऊपर कोई क्रैक है या नहीं है। अगर सरफेस अनड्यूलेटेड है, स्मूथ होने की जगह पर आपकी सरफेस कैसी है, अनड्यूलेटेड है, प्लस उसकी सरफेस के ऊपर क्रैक बने हुए हैं, ये क्या बता रहा है, एक डिफेक्टिव ब्रिक को बता रहा है। नोट कर लो भाई इसको भी। तो टोटल 9 टाइप की टेस्टिंग हम लोगों की यहां पर हो चुकी है। 9 टाइप ऑफ टेस्ट हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। So total 9 number of tests was completed. Done? हो गया, हो गया है सभी का। चलो कुछ अंदर की बात सीखते हैं। साइज ऑफ ब्रिक। अब ये साइज ऑफ ब्रिक क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है, एक कैलकुलेशन देखेंगे अपन लोग। साइज ऑफ ब्रिक, पहला साइज बोलो यार आप, स्टैंडर्ड बोल लो चाहे इसको मॉड्यूलर बोल दो। तो मॉड्यूलर साइज कितना होता है ये, 19 9 बाई, और सारी डायमेंशन किसके अंदर हैं, सेंटीमीटर। दूसरी बात नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक बोलो भाई कितना होता है, अरे नॉमिनल 20/10/10, क्या यार 23 11.4 7.6, ये कौन सा होता है, ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक ये कितना होता है,
23, 11.4, 7.6 किसमें? सेंटीमीटर में। जो नॉमिनल साइज है इसके लिए 1 सेंटीमीटर मोर्टार थिकनेस को काम में लिया गया है। 1 सेंटीमीटर मोर्टार थिकनेस। अब ये कहां से निकल कर आता है? छापना नहीं है अभी, रुक जाओ, समझाना है मेरे को। ये 1 सेंटीमीटर कहां से निकल कर आता है, तो इसकी पूरी कैलकुलेशन चेक करते हैं अपन अब। ये 1 सेंटीमीटर कहां से निकल कर आता है? बेसिकली एक फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास, L बराबर 2B प्लस T। ये जो L होता है, L, इसको क्या कहते हैं हम लोग? लेंथ ऑफ ब्रिक। इसको कहा जाता है लेंथ ऑफ ब्रिक। B को क्या कहते हैं? विड्थ ऑफ ब्रिक। सो इसको कहते हैं विड्थ ऑफ ब्रिक। इस T को कहते हैं थिकनेस ऑफ ब्रिक। इसको कहते हैं थिकनेस ऑफ ब्रिक मोर्टार। चलो भाई, 19 नॉनों की मेरे पास साइज है, तो 19 लेंथ मैंने लिख दी यहां पर, ट्वाइस ऑफ 9 ये विड्थ लिख दी मैंने, और ये T ये मेरे को निकालना है, अननोन है। तो T कितना निकल कर आ रहा है यहां पर? 19 माइनस में 18 कर दो, कितना सेंटीमीटर निकल के आ गया? 1 सेंटीमीटर निकल के आ गया। बहुत अंदर की बात है ये, अब समझ में तो आ गया ये, बस इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ये। कोई पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर कैसे निकल के आया, बता के नहीं आ जाओगे? आज पता लगा होगा ये 1 सेंटीमीटर कैसे निकल के आता है। ये यहां से निकल के आता है। छापोगे क्या? सॉरी, नोट करोगे क्या? नोट करो, नोट करिए। साइज को आप नोट कर लो, पहले साइज नोट करो, उसके बाद फिर ऊपर की कैलकुलेशन। और भी अंदर की बात है, रुको, पहले इसको नोट करो, लबालब करके भेजूंगा आज। लिखकर चले जाओ, बाकी बात फिर अपन कल कर लेंगे। लिखिए, साइज ऑफ ब्रिक मे बी डिफर बाय, पॉइंट लिखिए, साइज ऑफ ब्रिक मे बी डिफर बाय, साइज ऑफ ब्रिक मे बी डिफर बाय, डिफर, डिफर का मतलब होता है अलग हो सकता है, डिफर बाय प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 2% यूनिट। यूनिट का मतलब है mm, सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपने काम में लिया होगा। सो प्लस माइनस 2% यूनिट। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिखिए, वेट ऑफ सिंगल ब्रिक, वेट ऑफ सिंगल ब्रिक, वेट ऑफ सिंगल ब्रिक विदाउट मोर्टार, वेट ऑफ सिंगल ब्रिक विदाउट मोर्टार इज 3 to 3.5, 3 से लेकर 3.5 किलो, 3 to 3.5 kg, 3 से लेकर 3.5 किलो। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वेट ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वेट ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब, वेट ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब इज 1800 से लेकर 1920 केजी, 1800 से लेकर 1800 से लेकर 1920, 1920 1920 केजी। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क, वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क, वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क। और बात कर रहे हैं ब्रिक वर्क की, तो ब्रैकेट में लिखो ब्रिक प्लस मोर्टार। अभी मोर्टार काम में आया है, तो ब्रिक प्लस में मोर्टार, ये होता है 1920 से लेकर 2000 केजी, 1920 से लेकर 2000 केजी, 2000 केजी। लास्ट में लिखिए, इन 1 मीटर क्यूब, इन 1 मीटर क्यूब 500 bricks are, in 1 meter cube 500 bricks are, 500 bricks are considered, 500 bricks are consider। तो 500 ईंटों को कंसीडर किया जाता है। ब्रैकेट में लिखिए, दिस क्वांटिटी में बी चेंजेस,
ब्रैकेट में लिखिए दिस क्वांटिटी में बी चेंजेस, दिस क्वांटिटी में बी चेंजेस with change in moisture content, with change in moisture content, with change in moisture content, moisture content। देखो कल की कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे उसके लिए पहले से थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं, है कि नहीं। देखो दो साइज होते हैं हमारे पास, एक तो होता है स्टैंडर्ड साइज और एक हमारे पास क्या होता है, नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज। स्टैंडर्ड साइज हमारे पास 19/9/9, नॉमिनल 20/10/10, ये साइज होते हैं हमारे पास। हमने क्या लिखा है कि 1 मीटर क्यूब में कितनी ईंटें आती हैं, कितनी आती हैं, 500 आती हैं। और यहां 1 मीटर क्यूब में कितनी आती हैं, इधर भी 500 आएंगी। कैसे आती है 500/500, कैसे आती है 500/500, इधर कैसे आती है 500, ये बताओ आप। इधर तो ज्यादा आनी चाहिए, इधर तो ज्यादा आनी चाहिए ना। देखो यार कैसे फर्क आता है, हमको लिखना होता है नंबर ऑफ ब्रिक्स, हमको लिखना होता है नंबर ऑफ ब्रिक्स। क्या लिखेंगे, नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज डिवाइड बाय, इसको डिवाइड करते हैं किससे, 1 मीटर क्यूब मेसनरी, 1 मीटर क्यूब मेसनरी वॉल्यूम। अच्छा मेसनरी वॉल्यूम को लिखा है हमने, इसका मतलब क्या है, मेसनरी वॉल्यूम को लिखा है, इसका मतलब क्या है, ब्रिक प्लस में मोर्टार की बात हो रही है। यहां पर जब नंबर ऑफ ब्रिक लिखा जाएगा, इधर इधर अगर मुझे लिखना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो बताओ भाई क्या लिखेंगे ऊपर, वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब खाली ब्रिक्स, खाली ब्रिक्स, मोर्टार नहीं है। और नीचे क्या लिखा जाएगा, स्टैंडर्ड साइज। तो बता सकते हो वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ब्रिक्स कितना होता है, कितना होता है ये तो पता है अपने को। इसमें तो सीधा क्या करना है, 1 में 20 10/10 ये कर देना है। ये मीटर क्यूब में है क्या, ये मीटर क्यूब में है क्या, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 6। ये कितना निकल कर आ रहा होगा, एग्जैक्ट 500 निकल कर आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर 1 में 19/9/9 कर देता हूं, ये 500 से ज्यादा निकल कर आएगा, जो कि गलत कैलकुलेशन है हमारी। तो 500 कैसे आएगा फिर यहां पे, तो इधर 500 लाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ब्रिक। कैसे लिख पाएंगे इसको, कैसे लिख पाएंगे इसको, इस 1 मीटर क्यूब में से अगर मैं मोर्टार को हटा दूं तो मेरे पास वॉल्यूम किसका निकल कर आएगा, ब्रिक का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। यही आपका होमवर्क है जो आपको कल की क्लास में आने से पहले करके लाना है। कॉपी बकायदा मैं चेक और करूंगा, लाल पेन और लेके आऊंगा। जिसकी कॉपी खाली मिली या तो कॉपी फटेगी या उसके घर पे पहुंच जाएगा। तो ये होमवर्क रहा आपका, आपको निकाल कर लाना है वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ब्रिक। बाकी बात करेंगे अपन कल। सो आज क्लास को हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं, बाकी बात हम लोग करते हैं कल। थैंक यू सो मच।